नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम 23 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के साथ-साथ हम उससे जो भी रिलेटेड स्टैटिक जीके है, जो जीएस बोलते हैं हम उसको कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पहले हम वही चीज़ें डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल डेज, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड एड्स डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। मेरे पास सिर्फ 10 राइट है। 10 राइट है बस तेरे पास, ऐसे हमने याद किया था। 2 और 3 की रात, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। 22 दिसंबर को हमने कल पढ़ा था हमने मैथ। भाई मैथ पढ़ लिया तूने? मैथमेटिक्स डे, रामानुजन साहब की याद में हम इसको वो करते हैं, बहुत तगड़े मैथमेटिशियन थे। 24 दिसंबर को याद कीजिए आपने क्या पढ़ा था? 25 दिसंबर को क्या पढ़ा था? कंज्यूमर एक्ट आया था 1986 में, तो कंज्यूमर को अवेयरनेस के लिए 24 दिसंबर। 25 दिसंबर को गवर्नेंस डे, किसके लिए? गुड गवर्नेंस डे, किस वाजपेयी जी का हैप्पी बर्थडे होता है। तो हम हर रोज 10 से 20 सेकंड लगाएंगे, इनको याद करेंगे ताकि हमें जहन में बैठ जाए। 1 नंबर पक्का है दोस्तों, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, HCS हो या HSC हो या SSC हो। ठीक है सर। और आज की न्यूज क्या है? ये है अरावली वाला जो इशू है, जो हॉट टॉपिक है इस टाइम। तो हमारे भूपेंद्र यादव है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि प्लान बना रहे हैं वो माइनिंग एरियाज, अरावली में कहाँ-कहाँ माइनिंग होगी इस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। ये काम चल रहा है, अंडरवे है। तो ये न्यूज में आता रहेगा दोस्तों। मैंने इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके देखिए। अरावली हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वहां पर अब क्या हुआ है, अब क्यों लोग एकदम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आप जाइए, आराम से बैठ के देखिए अरावली संकट। और हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है। इन्होंने ये बस क्लैरिफाई किया है कि मिस्टर यादव ने स्ट्रेस दैट नो न्यू माइनिंग लाइसेंस वुड बी अवॉर्डेड। कोई नया माइनिंग का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ऐसी बात बोल के वो लोगों को थोड़ा-सा समझा रहे हैं। तो अरावली क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या मुद्दा है, आप जाके जाके देखिएगा हमारे चैनल पे। ठीक है सर। एक न्यूज़ और आई थी। एक लड़का है जो पढ़ने के लिए रसिया में गया, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उसको फिर जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर चार्जेज़ लगे ड्रग्स के। जब वो जेल में था तो उसको लालच दिया गया कि आपकी जो सेंटेंस है, जो आपको जेल में रह रहे हो आप, आपको कम कर दिया जाएगी, आपकी सज़ा कम कर दी जाएगी अगर आप रशियन आर्मी में भर्ती होते हो और यूक्रेन वॉर में जाते हो। तो इंसान उसने वो फैसला ले लिया। तो अब यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, आपको पता ही है। तो यूक्रेन की जो आर्मी है उन्होंने वो पकड़ लिया। तो अब उसने अपनी वीडियो भेजी है कि आप मुझे बचाइए, इंडियन गवर्नमेंट से वो मदद माँग रहा है। तो उसने कहा है कि रशिया मत जाओ, वार्न्स अगेंस्ट ट्रैवल टू रशिया। दोस्तों, हमारा देश अपना है। यहाँ की मिट्टी अपनी है, यहाँ का गाँव अपना है। तो यहाँ थोड़ा कम भी कमा लोगे तो काम चल जाएगा। ये मेरी पर्सनल राय है कि आप यहाँ थोड़ा छोटा पेपर क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये भेड़-चाल चल रही है ना दूसरे देश में जाने की, ये सही नहीं है। और जब इस फैमिली के पीछे से क्या हाल होगा आपको पता ही है। ए 1 एकड़ ज़मीन बेच दी, 2 एकड़ ज़मीन बेच दी, डोंकी में यूएसए जा रहे हैं, कहीं रसिया में जा रहा है कोई। आई डोंट थिंक सो इट्स ए गुड आइडिया। आप तैयारी कीजिए, यहाँ पर हरियाणा में ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, आप अच्छी तैयारी कीजिए। और एक बार ग्रुप डी का पेपर निकल गया तो आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म हो जाएगा, और जो उस प्लेटफ़ॉर्म से आप बड़ी मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। एक प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छी मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, फिर कल आप ग्रुप सी का कोई अच्छा पेपर और एचसीएस भी निकाल सकते हो। ग्रुप डी की नौकरी में ज़्यादा बर्डन नहीं होता और बहुत लोगों ने निकाला भी है। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, ये न्यूज़ मैंने सिर्फ़ इसलिए बताना चाही कि थोड़ा-सा आप समझो कुछ चीज़ों को। न्यूज़ से आपको सिर्फ़ करंट अफ़ेयर में नंबर नहीं आते हैं, आपको ये पता चलता है कि देश-विदेश में क्या चल रहा है। एक न्यूज़ ये आई थी कि इंडिया, न्यूज़ीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उनकी बातें चल रही थी, वो खत्म हो गई हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे खत्म हुई हैं, तो इससे बूस्ट होगा, ट्रेड हमारा बूस्ट होगा। तो उन्होंने कुछ बात कही हैं, तो इससे हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक बात कही गई है कि ये होता है एक टैरिफ, आपने सुना होगा। टैरिफ एक क्या काइंड ऑफ टैक्स होता है
जैसे इंडिया है, ये न्यूजीलैंड है, यहाँ से चीज़ें इस देश में गई, तो न्यूजीलैंड की सरकार कुछ टैक्स लगा देती है, मान लो 20 रुपए की चीज़ थी, 5 रुपए टैक्स लगा दिया, 25 की हो गई इधर। इधर से न्यूजीलैंड से जो चीज़ें इंडिया या इंडिया ने क्या करा 10 रुपए लगा दिया टैक्स, तो 20 की चीज़ 30 की हो गई। तो ऐसे ट्रेड होता है 2 देशों के बीच में। तो इन्होंने कहा है कि हम टैरिफ नहीं लगाएँगे, 20 की चीज़ 20 में ही बिकेगी, यहाँ से भी कोई दिक्कत ही नहीं है, ना हम लगाएँगे ना तुम लगाओ। एक तो बात ये है कि टैरिफ वर्ड का समझना ज़रूरी था। दूसरी बात ये थी दोस्तों कि इंडिया ने ये कहा है कि हम मेड नो कंसेशन ऑन इंपोर्ट ऑफ डेयरी, ओनियन, शुगर, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल्स, रबर। मतलब लगभग 95% चीज़ तो ऐसे ही जाएगी, कोई टैरिफ नहीं है। लेकिन अगर डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, हम उस पे टैक्स लगाएँगे सर। क्योंकि हमें अपने जो फार्मर्स हैं, जो डेयरी सेक्टर में काम करते हैं, दूध वाले, आप समझ रहे हैं ना? उस तो उसको बचाने के लिए ऐसा किया गया है। ओनियन हम टैक्स लगाएँगे अगर उधर से आएगा। तो मैंने सिर्फ़ आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि न्यूज़ीलैंड का जो डेयरी सेक्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इंडिया में वो चीज़ें बेचेंगे तो बहुत सस्ती बेचेंगे, तो लोग उनकी चीज़ें खरीदेंगे। जैसे चाइना की चीज़ें सस्ती आती हैं, तो डेयरी के जो प्रोडक्ट आते हैं, तो हम न्यूज़ीलैंड वाले इतने सस्ते में बेच सकते हैं, जिससे हमारे जो लोकल हैं वो महँगे हैं। और हम उनके नहीं खरीदेंगे तो फिर इंडियन फार्मर्स को बहुत धक्का लगेगा। तो एक लाइन ये है याद करने की कि न्यूज़ीलैंड का डेयरी सेक्टर बहुत अच्छा है। बस मैं ये आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो चीज़ें हमें ऐसी न्यूज़पेपर काम आता है दोस्तों। हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या रेलेवेंट है। ठीक है दोस्तों? सर ये न्यूज़ीलैंड तो बता दिया, है कहाँ पे? हमें तो पता ही नहीं वर्ल्ड मैप में न्यूज़ीलैंड कहाँ है। ये रहा दोस्तों न्यूज़ीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है न्यूज़ीलैंड, ठीक है? ये इंडिया है दोस्तों, ये चाइना है, साउथ कोरिया ये रहा, चाइना का पड़ोसी ही है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया का पड़ोसी कौन है? जापान। ओके, ये इंडिया है, ये म्यांमार है, ये ऑस्ट्रेलिया आपने देख लिया। ये कहाँ पे है न्यूज़ीलैंड? कोई पूछ ले तो। प्रशांत महासागर का नाम सुना होगा आपने, पैसिफिक ओशियन, ये वहाँ पे है। मलेशिया ये है, ये इंडोनेशिया है, ये वियतनाम है, ये थाईलैंड है, ये फिलीपींस है। तो थोड़ा-सा मैप मैं आपको दिखाता रहूँगा और आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि अच्छा, यहाँ है न्यूज़ीलैंड। बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यहाँ जाते हैं देखो, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से न्यूज़ीलैंड, ठीक है ना? ओके। तो हमारी न्यूज़ आज की एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये हमारे लिए। इसरो का के बहुत क्वेश्चन आए थे, जो एचपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, टीओ, एटीओ का अभी प्रीलिम्स हुआ था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। यूपीएससी बहुत पूछता है इसरो से। इसरो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, हमें इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ना चाहिए और इसकी कोई भी करंट अफेयर आए, हमें इसे नोट करना चाहिए। इन्होंने कोई सी सैटेलाइट लॉन्च की है अभी, तो वो क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो लॉन्च किया। उसका नाम क्या है सर? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 डायरेक्ट नाम आ सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा। और कहाँ इसे लॉन्च किया गया है? लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में, इसको याद रखिएगा सर। इसरो ने लॉन्च किया है कमर्शियल, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसका नाम है। लो अर्थ ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया गया है। तो जो लॉन्च व्हीकल है उसका क्या नाम है? LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। उधर डायरेक्ट पूछ लेंगे, अब की बार लॉन्च व्हीकल के नाम पूछे गए थे दोस्तों, टीओ एटीओ के प्रीलिम्स में मैंने दिया था बिल्कुल। तो इसलिए बता रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म का एक्स फैक्टर क्या है। मैं बहुत एग्जाम दिए हैं पहले भी, अभी भी दे रहा हूँ, ताकि लाइफ में थोड़ा सा आगे ग्रो कर सकें और मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आए और आप वो गलतियां ना करो, आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। ठीक है, इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है ये, ठीक है, इसे यूज किया गया था LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसकी कैपेसिटी क्या है? सबसे पावरफुल रॉकेट है ये, मान लिया, इसकी कैपेसिटी तो बहुत खतरनाक होगी फिर। बिल्कुल। पेलोड LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में जाना है, अगर सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना है, तो वो 10,000 किलो का ले जा सकते हैं पेलोड। पेलोड का मतलब उस पे जो सामान टांगा गया है, ये समझ लीजिए आप मोटा मोटा। जीटीओ में जाना है, जीटीओ की फुल फॉर्म जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। अगर यहाँ जाना है तो 4200 केजी, मतलब लगभग 4 किलो, 4000, 4200 किलो, 4000 से ज्यादा किलो हो गया, समझ गए ना? 10,000 किलो ले जा सकते हैं लियो के लिए, 4200 केजी ले जा सकते हैं जीटीओ के लिए। ये लियो और जीटीओ को बहुत सिंपल भाषा में समझने के लिए आप ये लगा लो, ये हमारी अर्थ है। अगर इधर जाना है तो लियो पास पड़ती है,
जीटीओ दूर पड़ती है, जीटीओ तो यहाँ पर 4200 किलो का सामान ले जा सकते हैं और लियो में कितना ले जा सकते हैं, 10,000 तक का ले जा सकता है। कौन ले जा सकता है, LVM3। अब बस इतना समझ लीजिए, धीरे धीरे हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, लियो क्या है, जीटीओ क्या है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए अभी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आप बस इस न्यूज से आप यही याद रखेंगे, 10,000 किलो का लियो, 4200 किलो का जीटीओ, बिल्कुल ये याद रखना है कि कितनी कैपेसिटी है सबसे पावरफुल रॉकेट की जो इसरो के पास है। और कौन सा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी गई है। और एक इसी की एक विंग है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो के अंडर आती है, इंडियन PSU है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के काम करती है और ये लॉन्च व्हीकल बनाती है। LVM3 इसी ने बनाया है दोस्तों। तो ये कब बनाई गई थी, 2019 में, बिल्कुल ताजी ताजी है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, 2019 में बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर बंगलोर में ही है। साउथ इंडिया के लोग बहुत मतलब मैं ये बोलूंगा कि इंटेलिजेंट होते हैं अब पढ़ाई के मामले में, और में तो ये बहुत सारी चीजें आपको, जितने भी IT कंपनी जब साउथ में ही है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर में 4 साल रहा भी हूँ, वेल्लोर में, तमिलनाडु में पड़ती है, चेन्नई और बेंगलोर के बीच में एक जगह है वेल्लोर, VIT से मेरी ग्रेजुएशन हुई है दोस्तों। तो बेंगलोर का यहाँ हेडक्वार्टर है NSIL का, ठीक है। एक बार थोड़ा देख लीजिए, ये एल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन है, LVM3 ये रहा, NSIL देखो इसकी पिक्चर है इधर, ठीक है। देखो दोस्तों, ये सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, ये नीचे एकदम पूरा धुआं हो रखा है। ऐसा आप बता सकते हो ऐसा क्यों है, मतलब ये आग जली हुई है, ऐसा क्यों है सर, थोड़ा सा बताइए फिर, आपको ज्यादा जानकारी है। ये मैंने पिक्चर इसलिए लगाई है कि रॉकेट जाता कैसे आसमान में। सर आपने न्यूटन का ना थर्ड लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ याद है, हम 7वीं 8वीं क्लास में, शायद 9th क्लास में पढ़ते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी एक्शन लेते हो उसको अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है, और वो बराबर मात्रा में होता है। आप जितनी जोर से दीवार को मुक्का मारोगे, उतने ही जोर से वापस दीवार मुक्का मारती है। आप आराम से मारना, फिर दर्द नहीं होगा, लेकिन आप जितना तेज मारोगे उतना ज्यादा दर्द होगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है दोस्तों। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां भी वही है दोस्तों, नीचे आग लगी, नीचे धरती पे धक्का मारा और ऊपर रॉकेट गया, नीचे धक्का मारा ऊपर गया। तो सिंपल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि आप रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और पेपर में भी थोड़ा सा भी अच्छा एग्जामिनर होगा, खासकर HCS में, UPSC में, तो ऐसा आ सकता है दोस्तों। थोड़ा सा हमें माइंड लगाना पड़ेगा। ये मैं, मेरे को भी किसी ने बताया था, ऐसा नहीं है, मेरे को भी टीचर ने बताया था जब मैं कोचिंग ले रहा था दिल्ली में, करोल बाग में। तो ये चीजें छोटी छोटी याद रखने की होती हैं। चलो हमारी अगली न्यूज पे चलते हैं। ओटर, ओटर क्या है पहले तो देख लो। ये एक जीव है दोस्तों, ये मतलब थोड़ा चूहा जैसा नहीं है, दिखेगा आपको, लेकिन बड़ा होता है चूहे से काफी, उदबिलाव टाइप है। ओके, ये कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। क्या न्यूज थी ये, तमिलनाडु के कावेरी नदी वाले रीजन में पाया जाता है ये, ठीक है। इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, मतलब ये खत्म होने जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। बहुत सारे रीजन हैं, पानी में रहते हैं, वहां पर प्लास्टिक बहुत ज्यादा है, तो फिशेज कम हो रही हैं, इनका मतलब मेन खाना ही नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहेंगे। फिशेज कम होने के नदी में बहुत सारे रीजन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट बहा दिया जाता है, इसलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपने कल ना आर्टिकल पढ़ा हो तो, मैंने कल आर्टिकल पढ़ा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 2% दीजिए जो कमा रहे हो कंपनीज को। ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट को दूषित करते हो। देख लीजिए, इंडस्ट्री दूषित करती है तो क्या होता है, ये नदी है, इसमें अपना वेस्ट चला गया, तो यहाँ मछलियां कम हो गई, मछलियां कम होने से ओटर कम हो गई। आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ते हुए। ठीक है सर, ओटर के बारे में ये याद रखना कि इसका आयुष्यन स्टेटस वल्नरेबल है, और ये शेड्यूल 1 में आती है, WPA 1972। WPA क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती है। जो शेड्यूल 1 में आता है ना दोस्तों, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। एक आपने सुना होगा ब्लैक बक, जो ब्लैक बक कौन सी है सर, ये काला हिरण,
बोलते हैं जिसे सलमान खान ने काला हिरण को मार दिया दोस्तों, इसलिए वो जोधपुर हाई कोर्ट में उनकी पेशी लगती है अभी भी, आपने बहुत बार सुना होगा। तो उन्होंने किसका शिकार किया था? ब्लैक बक का ही किया था। क्यों? इतने भाई जीव तो और भी बहुत थे, लेकिन उस ब्लैक बक को शेड्यूल 1 में रखा गया था। अगर ये शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में होता तो सलमान खान को इतनी दिक्कतें नहीं आती। तो लेकिन पता नहीं, अगर उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ा होता तो इतनी दिक्कतें नहीं आती उनको। कहने की बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि यार क्या है, एक वही तो मारा हुआ, लेकिन हम इस हर चीज़ की एक वो होती है, थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा होना इंसान को ज़रूरी है। तो फ्रेश वाटर ऑर्डर, अब ये समझ गए होंगे, बस आपको इतना ही याद रखना है इस न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। सर आपने इतने याद करा दिए हैं हमें, 21 दिसंबर आप और ले आए। सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे योगा डे था ना, हमने पढ़ा था योगा डे कब मनाया जाता है? सबसे पहले कब मनाया गया था? सबसे पहले सर 2015 में मनाया गया था। और कब मनाया जाता है? याद कीजिए, वो सर 21 जून को मनाया जाता है। उससे रिलेट करके मैं आपको याद कराऊँगा, डोंट वरी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कब बनाया गया? 2024 में बनाया गया था सर, पिछली बार ही, तो अब की बार 2025 है। क्या है मेडिटेशन? आप समझ सकते हो, मेंटल वेलबींग, इनर पीस को एनहांस करने के लिए बनाया जाता है। इंडिया ने इसके लिए अप्रोच की थी कि आप वर्ल्ड में बनाइए इसको, जैसे योगा को थोड़ा-सा हमने ही बढ़ावा दिया है, तभी यूएन बनाने लग गया। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है, पहला 2024 में मनाया गया था, ओके। इसकी थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है अब की बार के लिए? थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा फैक्ट आपको याद नहीं कराऊँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं ज़रूर कराऊँगा। थीम है इनर पीस, ग्लोबल हार्मनी। इनर पीस आप मतलब समझ सकते हो, अंतर से जब आदमी शांत होता है। ग्लोबल हार्मनी, हार्मनी मतलब सामंजस्य है। सब जगह बढ़िया सिस्टम है, सब खुश हैं, हार्मनी में है सब, ठीक है ना? एक ग्लोबल ऑर्डर में है सब, तहस-नहस नहीं है चीज़ें। ओके सर। तो थोड़ा-सा मैं इसको समझाने के लिए कुछ ज्योग्राफी का कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये क्यों 21 दिसंबर को मनाया जाता है? क्यों योगा डे 21 जून को हम मनाते हैं? क्यों इसको 21 दिसंबर को मनाया जाता है? 21 ही क्यों? ऐसा क्यों है? 21 को ही क्यों? अगले महीने की 21 क्यों नहीं है? तो थोड़ा-सा ज्योग्राफी का कंसेप्ट है और बहुत आराम से समझाऊँगा और आपका बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएँगे अगले 3 मिनट में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है? इक्वेटर। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपने सुना होगा ऐसा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है? 3 लाइनें हैं, ये क्या है? ये हमारी अर्थ है। ठीक है दोस्तों? ओके। इक्वेटर हमारी अर्थ को इक्वल भाग में बाँटती है 2। ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये है साउथ हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। ये इक्वेटर हमें 2 इक्वल हिस्सों में बाँटती है। इसलिए आप देखोगे 23.5 डिग्री को नॉर्थ बोल रहे हैं इधर, इधर 23.5 डिग्री को साउथ बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। इक्वेटर बिल्कुल उसको जाती है। ठीक है? तो आप देखिएगा दोस्तों, जो हमारा सन है, सूर्य है जो, ये एकदम इधर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, है ना? ये कैंसर के ऊपर है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल सामने है, ठीक है? और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में इधर वो है। तो जब ये इधर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, उसे बोलते हैं समर सोल्स्टिस, ठीक है दोस्तों? और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने होता है, तो उसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस, ठीक है? ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है? जब ये सामने होता है, मैं अगली स्लाइड से आपको बताऊँगा, थोड़ा-सा आपको अच्छा समझ आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, तो सूरज है जो हो, वो इनके बीच में रहता है बस। कभी यहाँ आ गया, तो ऊपर चला गया, जब ऊपर आ गया तो फिर नीचे चला गया। ऐसे मूवमेंट चलती रहती है सूरज की, ठीक है? जब यहाँ पे है, इस ऐसे मूवमेंट चलेगी, तो यहाँ पे है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पड़ती है गर्मी एकदम, यहाँ पर बिल्कुल सूरज की किरणें सीधी आएँगी। ये हमारा इंडिया दोस्तों, देखो ध्यान से, ठीक है ना? और जब यहाँ पे सूरज होगा, जब तिरछी जाएँगी, तब पड़ेंगी सर्दियाँ, जो विंटर सोल्स्टिस बोल रहे हैं। आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं। और जब यहाँ पे सूरज होता है, तो ये है दोस्तों, क्या है दोस्तों, मैंने अभी बताया था, ऑस्ट्रेलिया है। अब आप फ़ोन कीजिएगा किसी कज़िन्स को जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो बोलेगा यार अभी तो गर्मी चल रही है एकदम। यहाँ पर गर्मी है दोस्तों, क्योंकि सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। दक्षिण गोलार्ध में गया हुआ है अभी।
आप मेरी बात समझ रहे हो? अभी दक्षिण गोलार्ध में है, ये ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सूरज की किरणें सीधी आ रही हैं, हमारी तरफ थोड़ी टेढ़ी आ रही हैं, इसलिए सर्दियाँ हैं। और जब यहाँ पे आ जाएगा तब सर्दी हो जाएगी, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तब एकदम ऐसी ठंड पड़ेगी एकदम, अपने इधर गर्मी पड़ेगी अपने, ठीक है ना? मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। और एक और चीज़ देखिएगा, आप ये बताइए अमेज़न फ़ॉरेस्ट कहाँ पे है? सर साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील है दोस्तों ये। ये क्या है? ब्राज़ील। ब्राज़ील है ये, ब्राज़ील में पाया जाता है, यहाँ ये है ब्राज़ील। यहाँ पर अमेज़न फ़ॉरेस्ट पाया जाता है। बहुत गहरा, घना जंगल है ये, ठीक है ना? सबसे बड़ा है वर्ल्ड का। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि सूरज इसके बीच में वो मूवमेंट करता है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। फ़ॉरेस्ट होने के लिए अच्छी बारिश चाहिए, टेम्परेचर अच्छा चाहिए। जहाँ पर सूरज होगा, बादल ऊपर जाएँगे। आपने पढ़ा है ना, सूरज है, गर्मी से हवा ऊपर उठती है, ऊपर होने के बाद फिर क्या होता है, बादल बनते हैं, बादल से फिर बारिश होती है। तो पेड़ जहाँ हो, कहाँ होंगे पेड़? जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा होगा, ह्यूमिडिटी होगी, इसलिए यहाँ पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में के बीच में यहाँ पे। तो ज्योग्राफी को समझना थोड़ा टेक्निकली ज़रूरी है कि यहीं क्यों पाया जाता है। ठीक है ना? आप थोड़ा-सा समझिए कि 21 जून और 21 दिसंबर ही क्यों? 21 जून को क्या है? योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। इस दिन लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन। और सबसे छोटा दिन कब होता है? हम 22 दिसंबर को पढ़ते हैं, 21 और 22 को समझ लीजिए बस। 21 और 22, कभी 21 दिसंबर भी को भी हो सकता है, कभी 22 दिसंबर को भी हो सकता है, लेकिन हम 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन के रूप में पढ़ते हैं। तो 21 जून को योगा डे सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटे दिन 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे मनाया जाता है, जो हमने अभी पढ़ा है। कनेक्ट करके पढ़िए दोस्तों। तो समर सोलिस्टिस कब है? जब बिल्कुल जून का महीना होगा, सामने एकदम मतलब तेज गर्मी होगी, तो ये देखिए सूरज हमारे सामने है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। जब नीचे हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इंडिया है, तो वहाँ पर ठंड होगी, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे गर्मी होगी, तो साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा। तो सिंपल सी बात है, जब समर सोलिस्टिस होगा तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन योगा डे के रूप में मनाया जाएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब सूरज होगा, तो वहां पर हमारे देश में तो, इंडिया में तो सर्दी पड़ेगी, और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ेगी। विंटर सोलिस्टिस 21 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना? विंटर सोलिस्टिस होता है, तो 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे मनाया जाता है, और सबसे छोटा दिन होता है। तो इस स्लाइड में, इसमें जो लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने बताया ना, देखो ये इधर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये देखो इधर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है, तो इंडिया की किन किन स्टेट से पास होती है, कि ये बताइए। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है ना? ये कहाँ-कहाँ से पाते हैं? गुजरात से होती है, बिल्कुल होती है। राजस्थान से होती है, मध्य प्रदेश से होती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मिज़ोरम से। ठीक है ना दोस्तों? ये याद रखना है। तो मैंने याद करने के लिए बस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है ना? त्रिपुरा और मिज़ोरम को मैंने ऐसे याद रख रखा है कि पूरे मज़े आ गए। मिज़ो मतलब मज़े, पूरे मज़े आ गए। ठीक है ना? ये लास्ट का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो 4 पेयर बना रखे हैं 2-2 के। टोटल 8 हैं। डायरेक्ट पूछ लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है? तो एचएसएससी में तो 8 ही पूछ लेंगे डायरेक्ट सीधे से। कौन-कौन से हैं? थोड़ा एचसीएस में चला जाते हैं ये चीज़ें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप उस हिसाब से, क्योंकि गुजरात से बहुत थोड़ी होके जाती है, इसे राजस्थान से बहुत थोड़ी होके जाती है। बिल्कुल थोड़ी-सी है। तो ये याद रखिए, राजस्थान से होके पास होती है। बिल्कुल, ये आपका काम है थोड़ा-सा याद करना, मेरा काम आपको एक कंसेप्चुअली समझाना। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। माइग्रेटरी का मतलब माइग्रेशन जो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस कन्वेंशन का नाम है बोन कन्वेंशन। याद रखिए दोस्तों, बोन कन्वेंशन किसके लिए, डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा, तो माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए है। तो ये वो एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है, इसके लिए कि कंजर्वेशन, कंजर्व करना है माइग्रेटरी स्पीशीज को, जो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के पक्षी चले जाते हैं, उनके लिए कि आप कंजर्व करके रखो। मतलब साइबेरिया, मतलब साइबेरिया कहाँ पड़ता है? रसिया में पड़ता है। तो बहुत सारे पक्षी उठ के अपने इंडिया में आ जाते हैं, चिल्का लेक के पास, उड़ीसा में, जो मैंने आपको पढ़ाई भी थी। तो चिल्का लेक को कंजर्व करके रखो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर सर्दी होगी, तो जब लोग पक्षी आएंगे,
तो आपका ये वो बनता है, तो एग्रीमेंट हुआ था, ये बोन कन्वेंशन बोलते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, जब सर्दियाँ होती हैं, मैंने बताया ना यहाँ पे सूरज है, सूरज की किरणें मान लो ट्रॉपिक कैंसर पे है, तो ये टेढ़ी जाती हैं, ठीक है? और जब ट्रॉपिक अभी कहाँ पे है, अभी एट प्रेज़ेंट हम 21-22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, इधर है सूरज, तो इसकी यहाँ देखो, जाएँगे तो बिल्कुल ही सर्दी पड़ रही होगी ना, बिल्कुल बर्फ़ पड़ रही होगी। और ऐसे यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है एकदम जम्मू कश्मीर में, शिमला में, लोग घूमने जाते हैं। तो इस ये फ़र्क है ज्योग्राफ़ी को। तो रसिया है ये दोस्तों, रसिया में साइबेरिया है, साइबेरिया में इतनी ठंड है ना, ये रह नहीं सकते, तो पक्षी जो यहाँ पे रहते हैं, तो उड़ के वो आने लग जाते हैं इधर। तो सर्दियों में बहुत सारे पक्षी मूवमेंट करते हैं, तो वो आप जैसे इंडिया में यहाँ आ गए, तो इंडिया में जैसे चिल्का लेक उड़ीसा में, तो सरकार इंटरनेशनल एग्रीमेंट बोन कन्वेंशन ये बोलता है कि आप चिल्का लेक को संभाल के रखिए, पक्षी यहाँ पर आएंगे, कुछ दिन रहेंगे। ठीक है सर। तो ये बोन कन्वेंशन 1979 में साइन हुआ था, केम इनटू फोर्स 1983 में आया था। तो आपको ये याद नहीं रखना कि कब साइन हुआ था, बस ये याद रखिए 83 में केम इनटू फोर्स इम्प्लीमेंट हुआ था। 83 हमने वर्ल्ड कप जीता था इसलिए। तो जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो पक्षी चहचहा रहे थे, ऐसे ही याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसकी देख रेख में हुआ था ये सब कुछ, तो ये इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्गेनाइजेशन की देख रेख में हुआ था, तो यूएनईपी। इंडिया ने साइन किया तभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइन किया इंडिया ने बिल्कुल। तो चिल्का लेक उड़ीसा में मैंने आपको पढ़ाई थी, तो यहाँ पर पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स इन्हें बोलते हैं। तो एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है चिल्का लेक, इसी खास बात है, ये एशिया की है, इंडिया की नहीं, एशिया की। तो खारा पानी की झील है चिल्का लेक। हमने पढ़ा था कियोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में है, लोकताक लेक मणिपुर में है। ये वेटलैंड है दोस्तों, रामसर साइट मैंने पढ़ाई थी। तो क्यों क्या है माउंट रेक्स रिकॉर्ड, क्या है रामसर साइट, आपको मेरी करंट अफेयर की जो पिछली है जाके देखिएगा, तभी आपकी जीएस स्ट्रोंग होगी। ये सब मैं बता चुका हूँ, लोकताक लेक की क्या इंपोर्टेंट खास बात है, कियोलादियो की क्या है, वेटलैंड क्या है, रामसर साइट्स क्या है माउंट रेक्स रिकॉर्ड। तो सर जाके देखिएगा, इसलिए वेटलैंड को कंजर्व किया जाता है, ताकि बर्ड्स जब ठंड हो साइबेरिया से इंडिया में आ सकें, वहां पर रह सके, ठीक है ना। तो होस्टिंग फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, तो वहां पर सब चीजें ठीक हो। तो साइबेरिया से चिल्का लेक मैंने बताया आपको आती हैं, तो ये माइग्रेट कैसे करते हैं, कोई ये भी पूछ सकता है कि यार इतनी दूर से साइबेरिया से ये आ रही हैं, ये बहुत दूर का डिस्टेंस है दोस्तों, साइबेरिया से उड़ीसा में आ रही हैं, तो ये कैसे करते हैं मूवमेंट। सर सन की पोजीशन को देखते हुए, सन की पोजीशन को देखते हुए, रात को स्टार्स की पोजीशन को देखते हुए। ओके। और ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ हमारी आपको पता है घूम रही है, तो बीच में वो है, तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अर्थ की, तो उसको सेंस करती है ये। ठीक है सर। ओके, तो साइबेरिया कहाँ पे है, ये है साइबेरिया, रसिया का पार्ट है साइबेरिया, बहुत ठंडा एरिया है। तो ये देखिए, ये साइबेरिया इधर कहीं रसिया से आके, ये मंगोलिया, चाइना, यहाँ पे उड़ीसा है ये, और ये चिल्का लेक है दोस्तों। थोड़ा सा मैप में ना चीजें याद रहती हैं। ठीक है दोस्त, अगली न्यूज पे चलते हैं। इंडिया और नीदरलैंड के बीच में ना एक साइन हुआ है एमओयू, तो उसमें क्या है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, लोथल गुजरात में, गुजरात में लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा, नीदरलैंड के साथ बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड याद रखना कि लोथल गुजरात में, नीदरलैंड के साथ हम मैरीटाइम हेरिटेज कुछ बना रहे हैं। ठीक है। ये गुजरात है, गुजरात में लोथल है दोस्तों। लोथल की क्या खास बात है, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी है, सिंधु सभ्यता बोलते हैं, तो उसमें लोथल पढ़ा होगा। तो वहां पर ना उस टाइम भी ट्रेड होता था। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब सर जहाज बनाने का स्थान, वो लोथल ही है। तो इसलिए यहाँ पर बनाया जा रहा है मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किसके साथ, नीदरलैंड के साथ मिलके। ठीक है। तो लोथल में एविडेंस भी मिले हैं कि हम ट्रेड करते थे उस टाइम 4000 साल पहले, किससे, मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से। तो कॉम्प्लेक्स में सब बातें लिखी जाएंगी। तो एक बात और चीज ऐड करनी थी दोस्तों, हमने कल 22 दिसंबर को रामानुजम जी के बारे में पढ़ा था कि मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है।
तो एक उसी में आपने अपने नोट्स में ना चीजें ऐड करनी है। मेरे को एक चीज, एक फैक्ट और मिला था, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। एक नंबर था 1729, 1729। इस नंबर को ना हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं। हार्डी रामानुजन नंबर किसको बोला जाता है? 1729 को। ये याद रख, डायरेक्ट यही पूछेंगे बस, वो 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर क्यों बोला जाता है, क्यों बोलते हैं सर? 1729 एक ऐसा नंबर है जिसको एक का क्यूब किया, 12 का क्यूब किया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 1729 आएगा। 9 का क्यूब किया, 10 का क्यूब किया, इसको जोड़ दिया तो 1729 आएगा। तो आपके पास एक छोटा सा याद रखना, 1729 ना रामानुजन नंबर के आसपास ये है, हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे को लगा कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको मेरी बताई हुई चीजें समझ आई होंगी दोस्तों। तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, मैं आपकी जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे सिंपल वे में आपके कंसेप्ट को अच्छे से समझाया जा सके। तो सिर्फ रटवाने का काम नहीं दोस्तों, सिर्फ समझाने का है, और रेलिवेंट, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। धन्यवाद दोस्तों।